गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर एक बार दौड़ते हैं हम लोग, है ना। पिछले क्लास में हम लोग मौर्य काल पे बात कर रहे थे और मौर्य काल में जो वंशावली से संबंधित कोई जानकारी थी वो आपको बता दी गई थी। यस। इसके बाद प्रशासन के बारे में एक संक्षेप में कुछ बिंदु बताए गए थे आपको, रिमेंबर। फिर प्रशासन पे चर्चा के बाद हम लोग सोर्स की बात कर रहे थे और जो साहित्यिक सोर्स है उसका उल्लेख कर दिया था हमने। उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे अलग से बात हुई थी। यस, कि क्या क्या खास खास बातें हैं जो आज भी हमें मतलब रेलिवेंट जैसे दिखाई पड़ती हैं, है ना। हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे थे, क्योंकि देखो पुरातात्विक स्रोत अपने आप में कल्चर का एक पार्ट होता है वो, ठीक है। जैसे पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या लेते हैं, इसको एक बार शुरू में तो हमने केवल पहली क्लास में आपको बताया था, इसका मतलब ये होता है। अब क्या क्या लेते हैं, अब उसमें एक अभिलेख की बात करें हम, है ना। एक अभिलेख के आधार पर हम कैसे हम, ठीक है, अशोक की बात कर रहे हैं, मौर्यों की बात कर रहे हैं, जितनी बात मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान देना है, वो भी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। उसमें बताने के लिए उसके छोटे छोटे लेयर और हैं, कुछ नहीं करना आपने, बस उतना ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हमारे जहन में रहती, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेंस में। पीटी का तो पता है, जो बनेगा सो बनेगा, जो नहीं बनेगा सो नहीं बनेगा, ठीक है। उसका तो पता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। पुराण है तो 18 पुराण कौन से हैं, ठीक है। लो भाई 18 पुराण पढ़ते रहो, मतलब किसी चीज का कोई अंत तो है नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो उसका बस एक परिचय परिचय परिचय, हर चीज का एक परिचय बढ़िया वाला, है ना, जिससे हम सेफ रहें, मतलब अच्छे पोजीशन पे रहें पीटी में भी। ऐसा नहीं कि हम उसको, पर मुख्य परीक्षा में क्या है कि स्कोप बहुत है पूछे जाने के। और एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री और जो कल्चर का इसका सेगमेंट है साथ साथ, ये बहुत चैलेंज वाला सेगमेंट है। फर्स्ट पेपर में यदि स्टूडेंट को, बहुत कम ही स्टूडेंट्स को 2013 से लेकर अब तक 125 नंबर आए हैं। मैं फर्स्ट रैंक होल्डर की भी बात कर रहा हूं। इंटरव्यू वाले की तो बात छोड़ दो, मेंस वाले की बात छोड़ दो, मैं तो सिलेक्शन वाले की बात कर रहा हूं। और हमें अच्छी तरह से पता है कि उसमें कल्चर वाले क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा रोल है, मॉडर्न इंडिया वाले क्वेश्चन का रोल है, उतना बड़ा रोल नहीं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से एक जुड़ाव बन जाता है लोगों का पढ़ते पढ़ते भी। और ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ किताबों को पढ़ के लोग कमांड कर लेते हैं, बताने की स्थिति में रहते हैं लोग। मतलब हिस्ट्री वाले सेगमेंट में जो चैलेंज है पहले पेपर मेंस में, वो या तो कल्चरल हिस्ट्री है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। मॉडर्न इंडिया चैलेंज उस सेंस में है कि ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो सब चैलेंज है। कल्चरल हिस्ट्री का कोई लिमिट ही नहीं है। मैं समझा दूंगा बीच में आपको क्यों मैं ऐसा कहता हूं। इसलिए कल्चरल हिस्ट्री का जो मेंस का अप्रोच है कि मतलब कितनी अधिकतम चीजों को मैं समाहित कर लूं। वहां पे तो लोग ब्लैंक छोड़ के भी आ जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, या एक दो पॉइंट कुछ लिखा और छोड़ दिया, मतलब, है ना। वहां मुझे हमेशा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज हो सकता है यदि वो मेरे तौर तरीके को ठीक से समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, और एक किताब पे आपको स्टिक कर रहा हूं। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एडवांटेज मिल सकता है, 2 4 5 नंबर का बहुत होता है एडवांटेज वो। एक लेवल पे, एक ही नंबर पे एक स्टूडेंट आईएएस हो जाता है, उसी नंबर पे एक आईपीएस हो जाता है। जीएस में नंबर, एसए में नंबर, इंटरव्यू में नंबर देखे जाते हैं कि भाई ठीक है, एज देखा जाता है, बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। एक ही नंबर पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, एक को दूसरा पोस्ट मिल गया, एक को दूसरा पोस्ट मिल गया। पीटी में जैसे इस बार अच्छी वैकेंसी आई है, 1000 से ज्यादा वैकेंसी आई है अभी, है ना। खैर कोई बात नहीं, तो वैकेंसी आगे भी होती रहती है। मान लो जो भी कट ऑफ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा कि भाई 200 नंबर में 100 नंबर यदि किसी का आ गया तो पीटी हो गया, मान लो पिछली बार एग्जाम्पल के तौर, तो 99 नंबर पे ना जिनका नहीं हुआ उस पे भी 4-5 हजार लोग, 7 हजार लोग रहते हैं।
जहां से होता है और जहां से नहीं होता है ना, उसके आसपास 1-2 नंबर ऊपर और 1-2 नंबर नीचे। मेंस में भी ऐसा होता है, बट मेंस में बात एडवांटेज की होती है। तो कल्चरल हिस्ट्री का बस ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री में यदि किताब की बात करें तो अभी भी आर एस शर्मा की किताब एक हॉलिस्टिक किताब है। कुछ चीजों को जो मतलब थोड़ा बहुत विवादास्पद चीजें हैं उसको आप, मैं भी बता रहा हूं, आपको भी इग्नोर करते चलना है कि गाय की हत्या होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नंबर, उन सब चीजों से दूर रहना है आपको, है ना। उसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति से ज्यादा मतलब होता है उसका, ठीक है। और एक इतिहास लेखन का होता है नजरिया, तो सब लोग थोड़ा बहुत बायस तो होता ही, तो वो भी अपने हिसाब से लिखते हैं। हमें क्या करना है, चूंकि एक किताब है ना जिसमें सभी चीजों को समाहित कर लिया उन्होंने, मतलब किसी एक टॉपिक को, तो ऐसा बहुत कम किताब है। कुछ चैप्टर वगैरह उन्होंने बाद में, जब एनसीईआरटी में तब उतने चैप्टर थे नहीं उनके, मतलब जब बाद में एनसीईआरटी में किताब बंद कर दी कि दूसरी किताब आ गई, तो कुछ चैप्टर उन्होंने और ऐड कर दिया, ठीक है। वो सब भी नहीं पढ़ना है, मतलब एक बार मैं ऐसे ही चलते चलते बता दूंगा आपको कि हाँ 4-5 चैप्टर इसमें नहीं पढ़ने हैं आपको, वो मतलब उसका कोई एग्जाम से रिलेशन नहीं है, बस क्लास लेक्चर और उन किताब। मतलब आप ऑलमोस्ट 800 ईस्वी तक के इतिहास पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ क्लास नोट्स और उस किताब से, है ना। तो हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात कर रहे थे पिछले क्लास में, और अभिलेख की बात कर रहे थे, और जब अभिलेख की चर्चा हो रही थी, है ना, जब हम अभिलेख की बात कर रहे थे आपसे हम, ठीक है, तो एक मौर्य पूर्व, मौर्यकालीन या अशोक पूर्व, अशोक कालीन और अशोक के पश्चात, हम लोग बात कर रहे थे अशोक कालीन अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेख की बात कर रहे थे हम, और अशोक के अभिलेख में भी 3 अलग अलग कैटेगरी, है ना। शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट, पृथक शिलालेख और लघु शिलालेख, ठीक है, और बृहद शिलालेख, है ना। हाँ हाँ, अशोक के शिलालेख को हम 3 कैटेगरी में बांटकर पढ़ रहे थे। जो बृहद शिलालेख है हमारा, हमने बताया था आपको, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, यस। और उस पे लिखे हुए कुछ प्रमुख आदेशों की बात, उसकी भी गिनती है, पहले आदेश में क्या है, दूसरे आदेश में क्या है, वैसा कोई आपका काम नहीं है, बस एक समझ के लिए कि अच्छा इसमें कौन कौन तरह, किस तरह की बात कही गई जो महत्वपूर्ण बात है। कोई भी ऐसा पहलू जो देश में सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव, एकता को प्रमोट करने वाली बात हो, उसको हम साया सोच समझ कर लेते हैं। आप देखोगे राइटिंग में हमेशा, मतलब उन बिंदु को तो निकाल ही लेता हूं किसी भी टॉपिक से, चाहे हड़प्पा में क्यों न रही हो विविधता में एकता की बात, अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग, ठीक है, धार्मिक विविधताएं, है ना, ये बताता है कि उस समय भी विविधता में एकता। वो एक स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का, एग्जाम ओरिएंटेड तरीका जिसे हम कहते हैं, कि एग्जाम को ध्यान में रख करके कुछ बिंदु हम जानबूझकर निकालते रहते हैं कि हाँ मेंस में हमें इस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना चाहिए अपनी राइटिंग में यदि मौका मिले तो, ठीक है। उसमें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो महिलाओं में जैसे कर्मकांडों की आलोचना कर रहा है, ये सब कुछ कुछ बातें हमने वहां बता दी थी आपको। एक और पॉइंट उसमें रह गया था बृहद शिलालेख में, लिख लीजिए आप जरा, लिखें, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, दक्षिण में चेर, दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत, ताम्रपर्णी, ठीक है, चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी,
ठीक है, ताम्रपर्णी है ना। राज्यों का उल्लेख, ठीक है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे हम, तो एक यहाँ पे चेर राज्य है ना, यहाँ पे चोल है, यहाँ पे पांड्य है, सत्यपुत की पहचान नहीं हो पाई है, ठीक है। ये आपका श्रीलंका यहाँ पे है ना, ताम्रपर्णी कहा गया है। तो दक्षिण में इनको पड़ोसी राज्य बता रहा है अशोक अपने अभिलेख में कि हमारे पड़ोसी राज्य है। देखो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में सीरिया एवं मिस्र का पड़ोसी राज्यों के रूप में उल्लेख, सीरिया एवं मिस्र का पड़ोसी राज्यों के रूप में उल्लेख, ठीक है। सोचो सीरिया कहाँ है और मिस्र कहाँ है अभी, है ना। हो सकता है उनका ही जो दायरा था ना भारत की सीमा को टच कर रहा हो, मतलब हम तो अफगानिस्तान तक ही थे, वहां पे जो यूनानी शासक थे मतलब, ठीक है। तो टॉलमी, फिलाडेल्फस, एंटियोकस ऐसे शासकों का भी नाम दिया हुआ कई जगहों पे, है ना। तो ये बताता है कि भाई ये पड़ोसी राज्य के रूप में, यानी ये सब राज्य उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे। ये बताता है कि भाई मौर्यों का एक विशाल साम्राज्य रहा है। अभिलेख में क्या होता है, आपने कोई बात लिख दी तो आप उसको फेर बदल नहीं कर सकते हो। किताबों में क्या होता है, आप चैप्टर ऐड कर सकते हो, चैप्टर को निकाल के। पत्थर पे लिख दिया तो आप उस पूरा लेख ही बदलना पड़ेगा आपको। तो होता है ना जैसे सोर्स में, तो अभिलेख के अपने फायदे होते हैं, उसमें आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हो। और एक बार क्या है कि मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्पेशल गुड मॉर्निंग कर दूं एक बार, है ना, मैं भूल गया था, मैं, है ना, ध्यान रहा नहीं मुझे। गौरव, शिखा, श्वेता, ये सब लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो आगे बात करते हैं हम लोग फिर, है ना। लिखें आप जरा आगे। अब लिखे पृथक शिलालेख, पृथक शिलालेख। यहां लिख लें आप, जोगढ़ एवं धौली में, जोगढ़ एवं धौली में 14 आदेशों में, जोगढ़ एवं धौली में 14 आदेशों में आदेश नंबर 11, 12 और 13 नहीं है। आदेश नंबर 11, 12 और 13 नहीं है, ठीक है। 11, 12 और 13 नहीं है, ठीक है। इसके स्थान पर पृथक आदेश है। ठीक है। जैसे टोटल 8 में क्या 14 आदेश हैं। जैसे मान लो एक कालसी नामक जगह से मिला, उसमें आदेश नंबर 1 से लेकर 14 तक हैं, सब में 14 हैं। जोगर और धौली जो उड़ीसा में पड़ता है उसमें आदेश नंबर 11, 12 और 13। संख्या ध्यान नहीं रखनी, बस केवल समझने के लिए। इसको पृथक शिलालेख, इसको पृथक आदेश भी कहते हैं, पृथक शिलालेख भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ है नहीं खास। इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो अधिकारियों को कहता है कि भाई प्रजा को बिना कारण मत सताओ, और सभी प्रजा मेरी संतान है। लिख लीजिए आप, पृथक शिलालेख में सभी प्रजा का संतान के रूप में उल्लेख, तथा अधिकारियों को अकारण यातना देने से मना।
अधिकारियों को अकारण यातना देने से मना करता है। ठीक है, लघु शिलालेख लिख लें आप। लघु शिलालेख यहां आप इसको वो करें, पहला पॉइंट लिखें, मतलब समझ लीजिए इसको आप जरा कि इसमें ना छोटे आदेश हैं, कम आदेश हैं, श्रृंखला में नहीं है, सीरीज वाली नहीं है, अलग अलग आदेश हैं इसमें। मतलब लगभग 20 या उससे अधिक ही लघु शिलालेख भी हैं। संख्या भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोई संख्या बढ़ भी जाएगी फिर आगे चल के, ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं है। तो इसमें सब में अलग अलग आदेश है। जैसे मान लो मस्की में है, जटिंग रामेश्वर में है, पलकी गुंडू करके है ना, गोवी मठ है, ऐसे करके कर्नाटक और आंध्रा वाले स्थल हैं, गुर्जरा है, भब्रू है, वैराट, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थल है। जैसे मान लो भब्रू ही है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, सब में पृथक आदेश हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें कि लघु शिलालेख में पृथक पृथक आदेश साथ ही अशोक की नीतियां एवं धार्मिक विश्वास इत्यादि के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। जैसे भब्रू लेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा का, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा का उल्लेख, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए, उसके प्रति श्रद्धा की बात कर रहा है। कॉमा देके लिखो। मास्की लेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। बुद्ध शाक्य मुनि थे ना, कह रहे कि मैं भी बुद्ध शाक्य हूं, है ना, इस तरह से मतलब धर्म के प्रति उसकी आस्था पता चल रही कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला। साहित्यिक स्रोतों से भी तो ऐसे कुछ कुछ जानकारी है। एक और लिखो आप। सर्वप्रथम मस्की लेख से ही अशोक के नाम की जानकारी, मस्की पड़ता है कर्नाटक में, है ना, मस्की लेख से ही। यहां नोट करके लिखें आप। अशोक को अधिकांशतः अभिलेखों में देवानाम पिये कहा गया है। देवानाम पिये, देवताओं का प्रिय कहा गया है ना। कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम है, कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम भी है।
जैसे नाम लिख लीजिए आप, मस्की या मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडगोलन। मस्की, गुर्जरा, नेटूर, उडगोलन। आप बस केवल मस्की ध्यान रखिएगा, है ना, मास्की या मस्की कर्नाटक पड़ता है ना, बाकी नाम ध्यान नहीं रखना है। जस्ट आपको समझाने के लिए था कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उसमें उसको देवा नाम पिए कहा गया है। कुछ ही अभिलेख में अशोक का नाम है जिसमें मस्की से सबसे पहले पता चला था। एक और पॉइंट लिख लें नोट में ही, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान को है। जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान को है, ठीक है। इन्होंने 1837 में पहली बार अशोक का कोई अभिलेख पढ़ा था, बट इनको ये लगा कि ये जो अभिलेख है इसमें देवानामपिय जो है श्रीलंका का शासक, क्योंकि श्रीलंका के शासक भी जो थे ना देवानामपिय उपाधि धारण करते थे। बाद में अनुसंधान के साथ पता चला कि वो अशोक की ही नकल करते थे वो लोग, ठीक है। वो अपने यहाँ पे मतलब बौद्ध धर्म को संरक्षण के मामले में, है ना, शुरू में उन्होंने कहा कि भाई ये तो अभिलेख जो है देवानामपिय श्रीलंका के शासक हैं, तो बट पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। तो जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजों की विरासत, तो देखो मॉडर्न इंडिया में ना कल्चर को संभाल कर रखने में सहजन में उनकी बड़ी भूमिका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना उन्होंने ही की थी भारत में। ये जितने भी सांची, अजंता, एलोरा, ये सब गुफाओं की बात करें, ठीक है, उन सब को पहली बार खोजने का श्रेय, संरक्षण का श्रेय, वो पूरा तौर तरीका जो है, ठीक है ना। तो मतलब शोषण करना वो एक बात हो गई, ठीक है, तो बहुत कुछ दे के भी गए हैं, लेके भी गए हैं, मतलब लेन देन वाली बात रही है। भारत में पाषाण काल के अनुसंधान की शुरुआत ही उन्होंने की थी, ठीक है। वरना पाषाण काल का इतिहास हमें तो मतलब हम वैदिक काल से या, ठीक है भाई, ऐसा भी कोई दौर रहा है, करते जरूर हम भी शोध एक समय के बाद, तो उनका योगदान तो है ही, है ना। ये हो गया शिलालेख से संबंधित कुछ जानकारी। अब लिखो स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ यानी पिलर, है ना, पत्थरों के बने हुए पिलर, उस पे लेख है। देखो आप कि श्रृंखलाबद्ध आदेश के रूप में श्रृंखलाबद्ध आदेश के रूप में 6 स्तंभ लेख, 6 स्तंभ लेख जिस पर 7 आदेश हैं, ठीक है। 6 स्तंभ लेख, ये 6 कौन कौन से हैं, है ना, लिख लें आप। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लौरिया, अरराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग।
लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। पहला दोनों दिल्ली में है। ये मेरठ से और टोपरा से फिरोज शाह तुगलक एक शासक है मध्यकाल में, है ना, तुगलक वंश का, वो दिल्ली लेकर आया था। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों बिहार में हैं। और प्रयागराज तो बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे है, ठीक है। वर्तमान में सबको पता है कि प्रयागराज, ठीक है, कहाँ पे है। तो 6 स्तंभ लेख हैं श्रृंखला में, इस पे 7 आदेश हैं। आदेश नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप देखोगे यूपी बिहार, मतलब मेनली यूपी ही समझ लो आप। अब दिल्ली में है बट मेरठ भी तो यूपी में ही था, है ना, ये सब। तो मेनली यूपी और बिहार में ही उसके ये आदेश श्रृंखला वाले। इसमें लिख लो आप कुछ प्रमुख आदेश। जैसे धम्म क्या है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन कराया था धम्म क्या है, तो दया, दान, सत्यता, पवित्रता, बड़ों का सम्मान, सहिष्णुता, अहिंसा, ठीक है। वो सब यहाँ पे आदेश नंबर 2 है, उसमें अशोक ने बताया है कि भाई देखो धम्म क्या है। आदेश नंबर 3 में अशोक ये भी बताता है आत्मनिरीक्षण की बात, जो बातें हमने बताई थी आपको। अशोक का धम्म बताया था ना मैंने आपको, वो स्तंभलेख से ही लिया गया है, शिलालेख से भी लिया गया, बट मेन स्तंभलेख ही उसका बेस है, ठीक है। जैसे धम्म क्या है, एक और लिख लो आप, विस्तार से कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख। विस्तार पूर्वक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख, ठीक है। आपको याद होगा हमने बताया था जैसे कुआं का निर्माण, वृक्षारोपण, रहने की जगह, चिकित्सा की व्यवस्था, इन सब का उल्लेख वो आदेश नंबर 7 में करता है, ठीक है। और भी शिलालेख में भी कहीं कहीं करता है उल्लेख, बट यहाँ पे वो सबसे डिटेल में उल्लेख किया है। तो श्रृंखलाबद्ध आदेश वो बता रहा है अपनी प्रजा को। तो स्तंभ लेख का एक कैटेगरी तो ये हो गया आपका, है ना। दूसरा लिखें आप गैर श्रृंखला बद्ध आदेश व स्तंभ लेख। गैर श्रृंखलाबद्ध आदेश व स्तंभ लेख ये वर्गीकरण हम लोग करते हैं सहूलियत के लिए, ठीक है। अशोक ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया था। ये पढ़ने के दौरान लगता है चलो इसको एक कैटेगरी बना दो, इसको एक कैटेगरी बना दो, ऐसे करते हैं हम लोग। यहां लिख लो आप सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। अब सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो हमारा आज राष्ट्रीय चिन्ह है। जो सारनाथ का ऊपर का हिस्सा जिसमें 4 सिंह बने हुए, 3 सिंह जो हमने लिया है, उसमें एक चक्र बना हुआ है, सत्यमेव जयते जो है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है आज जो हमने अपनाया है ना। तो सारनाथ का भी स्तंभ लेख अशोक के समय ही बना था ना। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के स्तंभ लेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले को, बौद्ध संघ में फूट डालने वाले को चेतावनी देता है, वार्निंग देता है।
अब कम से कम सांची और सारनाथ दोनों बहुत बड़ा उस समय भी बौद्ध केंद्र था, तो वहां एक आदेश दे रहा है कि भाई कोई भी इसमें मतभेद पैदा ना करे। मतलब तीसरे नंबर पे लिख लो स्मारक स्तंभ लेख। स्मारक स्तंभ लेख, स्मारक का मतलब जैसे स्तूप बना हुआ, मान लो इमारत है, इमारत के अंदर जैसे स्तंभ बना हुआ, पिलर बना हुआ है, तो कोई इमारत में स्तंभ है, उसके ऊपर लेख, ठीक है, मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ स्तंभ लेख है ना। यहां लिख लो आप, एक है लुम्बिनी लेख, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां पे 2-3 बातें लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। लिखो आप, बलि नामक कर को माफ, बलि नामक कर को माफ किया, अशोक ने माफ किया कि भाई यहां की प्रजा से हम बलि नामक कर नहीं लेंगे। हम कोई किसी प्रकार का कर रहा होगा तो होता है ना, खुश करने के लिए वहां के लोगों को, मतलब ठीक है। और यहां लिखे आप, भाग को घटाकर 1/8 किया, ठीक है। वो लुम्बिनी की यात्रा पे गया हुआ था। कभी कभी जब यात्रा पे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी वगैरह, तो घोषणा करते हैं कि भाई आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि सब चीज दूंगा। तो ये भी यात्रा पे गया था, तो इसने घोषणा छोड़ नहीं रहा है कर। 1/6 था भू राजस्व, तो घटा के 1/8। एक और लिख लो, शाक्य मुनि के स्तूप का उल्लेख, शाक्य मुनि के स्तूप का उल्लेख, ठीक है। शाक्य मुनि बुद्ध का ही नाम था। कहता है कि भाई हमने उस स्तूप में कुछ कुछ संशोधन करवाया है, ये कहता है, ठीक है। उससे पता चलता है कि स्तूप पहले से था वहां पे, है ना। शाक्य मुनि के स्तूप का उल्लेख। एक हो गया लुम्बिनी लेख। एक लिख लें आप, रुमिन दे नहीं, निगलीवा, निगलीवा या निगली सागर, है ना, निगलीवा लेख, निगलीवा लेख। बस इसको ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। यहां एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें कनक मुनि के स्तूप का उल्लेख। कनक मुनि भी बुद्ध को कहते हैं। कनक मुनि के स्तूप का उल्लेख, ठीक है। ऐसे बुद्ध को ही कनक मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। कहां नाम से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, बस एक ध्यान रखना है कि ये सब स्तंभ लेख हैं। 6 उधर बता दिया मैंने आपको, 3 इधर, 9, ये 2 हो गए 11। अभी मौर्य कला जब हम पढ़ेंगे हम, तो पहला शुरुआत करेंगे स्तंभ, ठीक है। तो 11 नाम आपको पहले से पता है ना, कुछ सोर्स भी हो गए आपके। अब देखो, इन सब लेखों के आधार पर हम अशोक के बारे में हम क्या आकलन ले सकते हैं ना, साथ साथ हमने बता दिया। ऐसे क्वेश्चन की संभावना न के बराबर है, लेकिन चूंकि अशोक का बहुत ज्यादा महत्व है ना, तो हम एकदम से खारिज नहीं कर सकते मेंस में हम इस पॉसिबिलिटीज को। आज के समय में जब हम अपनी बात दुनिया में रखते हैं ना कि भाई हम बहुत प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाले देश हैं, तो हम कुछ उदाहरण, जैसे उपनिषद का उदाहरण लेते हैं, वेदों का उदाहरण लेते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, तो बहुत ऑब्वियस है अशोक की भी बात। प्राचीन काल में से हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं हमेशा, अक्सर उनमें अशोक भी आ जाते हैं तुरंत। किसी से भी पूछ लो आप अशोक के बारे में, अकबर के बारे में, कुछ ऐसे शासक हैं अतीत में जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया 10वीं पास स्टूडेंट को तो रहता ही रहता है ना। 10वीं तक सबने इतिहास पढ़ा है ना। तो किसी को याद है क्या कि क्या पढ़ा था आपने 10वीं में कुछ भी, किसी को भी? अब तो याद नहीं होगा ना, बहुत कम याद होगा। फ्रांसीसी क्रांति याद है? याद है कुछ घटनाएं वगैरह? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या बता सकते हो? रुक जाओ,
इनसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी बताओ तुम। चलो टॉपिक भी याद है, कम पढ़ना है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना? शीत युद्ध में तुमने क्या पढ़ा था? देखो ये गलत बता रहे हैं कमलेश जो है। शीत युद्ध होता है शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध, नहीं। अच्छा, रूस और अमेरिका के बीच में हुआ था, है ना? अच्छा ठीक है, 2 गुट बन गए थे, गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, है ना? शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया। जो गुफा लेख है अभी मैं कला के साथ आपको बता दूंगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी मैं कला कराऊंगा इसके तुरंत बाद, उसके साथ मैं मेंशन करूंगा। यहां नोट करके 2-4 और जानकारी लिख लीजिए आप, फैक्चुअल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पहला पॉइंट लिखें इसमें आप, अशोक के अधिकांशतः अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांशतः अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। अधिकांशतः, 1-2 अपवाद है मैं बता रहा हूं। अब आप सोचो कि उस दौर में भी अशोक ने देश के इतने बड़े हिस्सों में जो अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी, तो किसी न किसी रूप में भाषा को समझने वाले लोग रहे होंगे ना। तो कभी संस्कृत रहा है, कभी प्राकृत रहा है, आज हिंदी है अपनी भाषा में। विविधता के बावजूद भी आप देखोगे भारत में एक बड़े भूभाग में भारतीय भाषा को समझने बोलने वाले लोग रहे हैं, ठीक है? ये एक मैसेज सा है हमारे लिए, है ना? दूसरा पॉइंट लिखो आप इसमें, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में पड़ेगा, खरोष्टी लिपि में है। इसका क्या मैसेज है कि भाषाई विविधता, जो लिपि जहां प्रचलित है, यदि वहां समझने वाले लोग नहीं तो उसी लिपि में वो अपनी बातों को। खरोष्टी लिपि पहली बार किसके प्रभाव से प्रचलित हुई थी? डेरियस के आक्रमण के बाद। वेरी गुड। याद है आपको ईरानी आक्रमण मैंने बताया था बुद्ध काल में? 1 ही 2 पॉइंट बताया था, उसमें यह बताया था कि भाई खरोष्टी लिपि का प्रचलन पाकिस्तान वाले इलाके में, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, कंधार में एक लघु शिलालेख यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है, ठीक है? ये सब भाषाई विविधता का एग्जाम्पल है। एक रूपता के बावजूद अशोक विविधता का सम्मान कर रहा है, ठीक है? तो अभिलेख, जैसे यहां पे नोट में एक पॉइंट और लिख लेना आप समझने के लिए कि अभिलेखों के प्राप्ति स्थल से साम्राज्य के सीमा के निर्धारण में मदद मिलती है। ठीक है? अब कभी आपसे पूछ दे कि अभिलेखों के आधार पर अशोक की नीतियों, उपलब्धियों, योगदान, महत्व, विलक्षण शासक, कुछ नहीं करना आपको। जो मैंने अशोक पे लिखाया वो सब वैसे ही
वो सब मैंने अभिलेख के आधार पे लिखाया था आपको। हाँ, ले रहा हूं क्वेश्चन, समझ में आ रही बात सभी को? जैसे कहा जाए अभिलेख के आधार पर अशोक की नीतियां बताई हैं। प्रजा के प्रति वत्सलता की नीति है ना, मित्रता की नीति, कल्याणकारी कार्यों की नीति, सजा प्राप्त कैदियों को माफ करने की नीति, है ना, ध्यान है सभी को? सारी की सारी बातें जैसे आपसे पूछा जैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई एक अभिलेख पे परिचय दे दिया आपने, जो जितना परिचय देना हो आपके पास बहुत कुछ है परिचय देने के लिए। आप परिचय देने में भी 150 शब्द खर्च हो सकते हैं, अभिलेख पे इतनी जानकारी है आपके पास। और जो हमने अशोक पे बताया वो उसकी नीति हो गई। अभिलेख के आधार पर अशोक, कुछ भी सवाल हो उस पॉइंट को मत छोड़िएगा आप, ठीक है? एक जगह पे इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, चाहे कोई किताब हो, वो आपकी कॉपी है। क्या सवाल है आपका? खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है, किसी को याद है क्या? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कर लीजिए। बहुमत राइट टू लेफ्ट के पक्ष में नहीं, मुझे भी लग रहा है वैसे ही है, राइट टू लेफ्ट ही होगा। हाँ, मैं बताता हूं। इधर और कोई सवाल था क्या किसी का? अच्छा, गर्मी हो रही है, अच्छा वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है वो, तो आप जगह थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए आप लोग 1 मिनट में, है ना? यदि खराब हो तो स्टार्ट तो नहीं हो पाएगा अभी। एक बार कोई है तो भी देख लेंगे अभी अभी, है ना सौरभ भाई? ठीक है अभी, है ना? अशोक की, हाँ, भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव? दूरगामी प्रभाव अशोक की नीतियां की, है ना? तो बीपीएससी में पूछा था, वो तो ऑप्शनल में आया होगा। हाँ, ऑप्शनल में आएगा, जीएस में वहां नहीं है अशोक। मौर्य कला है वहां जीएस में, है ना? ठीक है, बता देता हूं वैसे मैं आपको, ठीक है ना? हाँ। चीन की दीवार वाली बता देता हूं मैं, है ना? ठीक है, हाँ बोलो। तुम छोड़ तो दो किसी दिन, तुम रोज पूछोगे ही। अभी तुम रुक जाओ, पहले जरा ये आंसर कर देता हूं मैं। जरा एक बार पंखा देख लेना वहां, जरा बैठे हुए वहां, है ना? हाथ उठा दो जरा तुम वहां पे, है ना? फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? तो देखो, एक तो जैसे हमने बताया, आपका क्वेश्चन क्या था बताइए जरा एक बार। हाँ, जैसे अशोक की जो उपलब्धियां हैं क्या केवल प्रशस्तियों के आधार पे है? तो ये जो है तो ना, थोड़ी इस तरह के जो क्वेश्चंस का नेचर होता है, वैसे तो हम लिख सकते हैं हम कि अशोक का जो अधिकांशता विवरण हम पढ़ते हैं वो प्रशस्तियों के आधार पे पढ़ते हैं। और जैसे प्रशस्ति क्या होती है ना, एक तरह से प्रशंसा पत्र होता है। अभिलेखों के आधार पे कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें अशोक की केवल प्रशंसा नहीं, नीतियों की बात उसमें हो रही है। प्रशस्ति में प्रशंसा अधिक होती है, तो थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, अभिलेखों के आधार पे है। तो आप बताइएगा कि हाँ, अधिकांशतः जानकारी अभिलेखों के आधार पे, क्योंकि साहित्य से बहुत कम जानकारी मिलती है, और जो मिलती है वो यही है जो हमने बताया आपको, ठीक है? एक आपने किताब यदि पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि मौर्यों के समय ही, जब मौर्यों का शासन था, उसी समय चीन में मध्य एशिया से लगती हुई एक दीवार बनाई गई, चीन की एक विशाल दीवार जो है। और कहा जाता है उस दीवार के कारण आक्रमणकारी जो है कभी चीन पे आक्रमण नहीं कर पाए। बट आगे आक्रमण हुआ है दीवार के बावजूद, ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? उस दौर में नहीं कर पाए वो। चंगेज खान ने किसी को छोड़ा नहीं था, ठीक है ना? तो अब उस पर चर्चा, क्वेश्चन ये था इनका, धनंजय का, कि सर हमारे भी शासक को ऐसा कुछ करना चाहिए था। देखो, अपना जो इलाका है ना वो पर्वतीय इलाका है। पर्वतीय क्षेत्र में उस तरह की मजबूत दीवार बनाना हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में उस समय के हिसाब से बहुत चुनौती वाला काम है, ठीक है? इतना आसान काम नहीं है कि आप उसको वहां बना पाएंगे उस टेक्नोलॉजी के साथ जो उस दौर में था। तब जबकि पक्की ईंटों का प्रयोग अभी शुरू ही हुआ था उस समय, दूसरा राउंड था ये। या तो बुद्ध या मौर्य काल में ही पक्की ईंटों का गंगा घाटी में प्रयोग शुरू होता है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि शासकों की दूरदर्शिता की कमी
इतने बड़े विशाल क्षेत्र पे नियंत्रण बनाए रखना हमेशा से चुनौती है। मान लो हम वहां दीवार बना देते तो चलो उधर से आक्रमण नहीं होता, फिर भी आंध्रा में कोई अलग राज्य बन जा रहा है, महाराष्ट्र में कोई अलग राज्य बन जा रहा है, ठीक है। और उस समय जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसके आधार पे दीवार बनाना संभव नहीं लग रहा है कि आप ऐसा कर सकते थे कि आप सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते वहां पे। इसका अनुमान, जब आपका पड़ोसी देशों से संबंध है तो आपको इस बात का अनुमान भी होगा कि पड़ोसी देशों में किस तरह की हलचल, ठीक है। तो कह नहीं सकते हैं। आर एस शर्मा कहते हैं कि दूरदर्शिता की कमी शायद रही हो शासकों में, ठीक है, कहने की बात है। संभावनाएं व्यक्त करनी है तो कर सकते हैं हम भी। मैं नहीं मानता हूं कि बहुत जो शासक पड़ोसी देशों में अपने धर्म प्रचारकों को भेज रहा हो, मित्रवत संबंधों पर बल दे रहा हो, क्या उसे पड़ोसी देशों की समझ नहीं रही होगी? तो मैं आर एस शर्मा से यहाँ पे सहमत नहीं होता हूं उनके विचारों से। वो अनुमान की बात है। जो इतना विराट दृष्टिकोण लेकर के चल रहा हो तो मैं नहीं मानता हूं कि एक दीवार के बारे में नहीं सोचता होगा। वो जो प्रेम की भाषा की बात करता है वैसे भी वो दीवार नहीं खड़ी कर सकता वो। और अंबुजा सीमेंट की दीवार तो कभी नहीं बनाएगा वो, ठीक है ना, जो टूटे ही ना, ठीक है। जो प्रेम की भाषा की बात करता है वो दीवार कभी नहीं खड़ी करेगा, है ना। हाँ बोलिए। वायु पुराण में बिंदुसार का कोई बात नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करके बता दूंगा। अच्छी बात आपने जानकारी दी है। देखो काउंटर अटैक हो रहा तुम्हारे ऊपर, अब मैंने कुछ बोला ही नहीं है ना। कुछ साक्ष्य वायु पुराण में भी मिलते हैं, बट अधिकतम जो है विष्णु पुराण से ही मिलते हैं। मैंने तो इसमें कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, क्लियर ना। मैं गुप्त काल में इकट्ठे पुराण का छोटा सा परिचय दूंगा, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियों के बारे में। और तुम्हारा क्या सवाल था? हो गया ना, विरासत ना, तो छोड़ दो। जो अशोक की नीतियां हमने बताई है ना, उसको सब विरासत मान लो। कैसे मानोगे विरासत? मैं विरासत की एक शैली बताऊंगा आपको, या कुछ तो बताया हमने हड़प्पा में आपको, जैसे प्रजा के प्रति समर्पण। कहीं ना कहीं आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये विचार बहुत लोकप्रिय है ना, प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क। आप देखते हो रोड शो का आयोजन कैसे होता है आज के डेट में, मत लिख देना। जैसे अशोक उस समय धर्म यात्रा पर निकलता था, आज हमारे नेता जो है रोड शो का आयोजन। ये रोड शो का आयोजन केवल चुनाव प्रचार में होता है, दुख दर्द जानने के लिए होता है। क्या दुख दर्द जानने के लिए नहीं होता है? अशोक दुख दर्द जानने के लिए निकलता था, ठीक है। आपको लगेगा सर ना आज की व्यवस्था पे प्रहार ही करते रहते हैं, तो वैसा ही दिखता रहा तो मैं करूं तो क्या करूं मैं, है ना। हाँ 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 लिख सकते हैं। नहीं, वैसा कोई सवाल नहीं आएगा डेयरीज का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जितना हमने बताया उतना ही काफी है। अब रुक जाए हम लोग थोड़ा सा, क्या आगे बढ़ते हैं। मतलब शांत रह पाओगे ना, अब आगे बढ़ाता रहूंगा तुम्हें। जैसे मैं पूछने से रोक दिया आप लोगों को तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। रुक जाओ रुक जाओ, बाद में सवाल होगा। चले आगे लिखे, आप ऐसे रह जाएंगे हम लोग बहुत। 4 वर्षों में अभी जो क्लास की स्पीड हमारी रहती है उसमें सबसे कम स्पीड इसी क्लास में। कोई इसमें दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब या आपको नहीं कह रहा हूं मैं, बट थोड़ा सा वो भी एक पेस होना चाहिए मतलब क्लास में, है ना, ठीक है। 4 वर्ष का जो अनुभव अपने विजन आइस में बता रहा हूं, अभी तक थोड़ा और टॉपिक आगे निकल जाता था मतलब, है ना, बट स्टिल आपकी संतुष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। पढ़े आगे हम लोग, लिखो आगे। अब देखो अभिलेख की बात हो गई और सोर्स, मतलब दोनों तरह के सोर्स हमने बता दिए आपको, ठीक है। सोसाइटी इकोनॉमी में ज्यादा इंपॉर्टेंट बदलाव नहीं है, बुद्धयुगीन समाज ही मेन सारी विशेषता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें दिख रही हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं। लिखो मौर्य युगीन अर्थव्यवस्था, पहला पॉइंट लिखें आप, अर्थव्यवस्था
की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण। ठीक है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी सबके लिए उसने अध्यक्ष बिठा रखा था, कई सारे अध्यक्ष भी, सबको स्टेट कंट्रोल में। ये खास बात मानी गई है मौर्यन इकोनॉमी की। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें आप, कृषि के क्षेत्र में सीताध्यक्ष के निर्देशन में राजकीय भूमि पर कृषि सीताध्यक्ष के निर्देशन में राजकीय भूमि पर कृषि। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखे दासों एवं मजदूरों का बड़े पैमाने पर कृषि में लगाए जाने का उल्लेख। बड़े पैमाने पर कृषि में लगाए जाने का उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, लौह उपकरणों का बड़े पैमाने पर कृषि में उपयोग। ठीक है, कुछ भी खास, बस एक राजकीय भूमि वाली खास बात है, वरना बाकी दोनों बातें बुद्ध काल वाली ही है। ठीक है, नया कुछ नहीं है। आगे लिखें आप, शिल्प में लिखें आप, लिखें बुद्ध काल की तरह ही विशेषीकरण एवं स्थानीयकरण ठीक है, यहां लिख लें आप, जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख। ठीक है, ये भी बुद्ध काल वाला इंफॉर्मेशन रिपीट कर दिया यहाँ पे। कुछ कुछ नई नई बातें थोड़ी बहुत है, जैसे कहीं दुकूल नामक वस्त्र है, कहीं कौशेम नामक वस्त्र, ऐसे करके कुछ कुछ उल्लेख मिल रहा है, बट सामान्यता नहीं, खोज खोज के निकालने पे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इसलिए उसको हम साइड करके ही चल रहे हैं, है ना। आगे लिखें आप, व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य। ठीक है, और कॉमा देके लिखें इसमें आप, आंतरिक व्यापार में उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ नामक व्यापारिक मार्ग की अहम भूमिका। दक्षिणापथ नामक व्यापारिक मार्ग की अहम भूमिका। ब्रैकेट में लिख लें आप,
ब्रैकेट में उत्तरा पथ जो है ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक ताम्रलिप्ति पड़ जाएगा आपका बंगाल में बंदरगाह, तक्षशिला पाकिस्तान में, कहीं कहीं पुष्कलावती का भी उल्लेख मिलता है। जितने भी उत्तर भारत के प्रमुख शहर थे ना, जैसे हम चंपा की बात करें, भागलपुर, पटना, काशी, प्रयाग, मथुरा, ये सब इसी मार्ग पे स्थित थे, उत्तरापथ पे ही। मथुरा से दक्षिण की तरफ आने के लिए बहुत सारे मार्ग थे। जब आप पढ़ोगे आर्य शर्मा वाली किताब में एक मैप देखोगे, उसमें तो व्यापारिक मार्ग वगैरह का बहुत सारा उसमें उल्लेख है। उज्जैन के लिए मार्ग आता है, उज्जैन से नासिक की तरफ जाता है, उज्जैन से फिर वो महाराष्ट्र होते हुए आंध्र की तरफ, बहुत सारे मार्ग हैं। महाराष्ट्र आंध्र की तरफ जाने वाले मार्ग को दक्षिणापथ और बंगाल से लेकर के पाकिस्तान तक जाने वाले उत्तरापथ, जिसको उत्तरापथ कहते हैं उसी को आज जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, ये मध्यकाल में शेरशाह सूरी मार्ग कहलाएगा और मॉडर्न एरा में अंग्रेजों के समय, ऑकलैंड के समय इसको पक्की सड़क बनाने का काम शुरू हुआ था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं इसे हम, है ना, जीटी रोड कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें आप। व्यापारियों के संगठन का भी उल्लेख जैसे सार्थवाह, कहीं कहीं इसको ना व्यापारियों का दल, कारवां जो होता है उसको भी सार्थवाह कहा गया है। ब्रैकेट में लीजिए आप कि व्यापारियों के कारवां के लिए भी इसका उपयोग, व्यापारियों के दल के लिए भी, ठीक है, दोनों सेंस में इसका यूज मिल रहा है। एक और पॉइंट लिख लें आप, ताम्रलिप्ति एवं सोपारा, ताम्रलिप्ति एवं सोपारा क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह। देखो, भारत से ना कभी भी आयात निर्यात जब हम करते हैं किसी भी काल में, तो अनाज का निर्यात जरूर करते हैं हम। उत्तर भारत में चूंकि काफी ये सरप्लस रहा है उस दौर में भी। कपड़ों का निर्यात अवश्य करते हैं, मसालों का निर्यात कहते हैं, लौह उपकरणों का भी निर्यात करते हैं। किसी भी काल में जब निर्यात की बात होगी, कपड़ों का, खासकर सूती कपड़ों का, उपकरणों का, विशेषकर लौह उपकरणों का, अनाज का निर्यात, है ना, ये सब, मसालों का निर्यात किसी भी काल में, चाहे मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, आगे काल हो, एक आइडिया रखना होता है। हम कुछ ना कुछ धातु के, जैसे चांदी, टीन, इन सब का हम आयात करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी काल हो। घोड़े, यदि घुड़सवार तो हमें कहीं ना कहीं आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ धातुओं का आयात, घोड़ों का आयात, ऐसे करके और भी अलग अलग कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। मतलब फिक्स होता है ये। एक होता है ना किसी काल के बारे में स्पेसिफिक बात, बट ये कॉमन बात है, क्या निर्यात किया हमने, क्या आयात किया। संख्या बढ़ घट सकती है, बट ये रहता है उसमें। ठीक है, अब लिखो सिक्कों के बारे में। मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का प्रचलन,
मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का प्रचलन लिख लेंगे आप। एक नाम है पन या करशापन। चांदी के सिक्के को कहते थे, चांदी के सिक्के को काकिनी एवं मासक, काकिनी एवं माशक तांबे के सिक्के को कहते थे। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें। सिक्कों पर मोर, पर्वत, सिक्कों पर मोर यानी मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र, वृक्ष इत्यादि की आकृतियां उत्कीर्ण है। उस पर चित्र बने हुए, एक तरह से उकेरा गया उसे। अब बुद्ध काल में भी सिक्के हैं, इस काल में भी सिक्के हैं। सिक्कों का राज्य के लिए क्या महत्व होता है? टैक्स कलेक्शन में, वेतन देने में राज्य के लिए इंपॉर्टेंस है उसका। व्यापारियों के लिए, शिल्पियों के लिए क्या होते हैं? कहीं भी व्यापार खरीदने में, चीजों को खरीद बिक्री करने में, है ना। यदि उस पर लेख होता है तो हम उसको सोर्स के रूप में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ज्यादा यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं। बट लेख होने के बाद उसका महत्व बढ़ जाता है इतिहास को लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ उस पर लिखा हुआ रहता है तो पता चल जाता है अच्छा इसके बारे में ये बताया गया। लिखो आप एक और पॉइंट कि बुद्धकालीन शहरों का विकास इस काल में भी जारी रहा। कहा जाता है कि मौर्यों के समय और ज्यादा ही विकास हुआ क्योंकि सड़कों का निर्माण किया गया इस समय, कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी बेहतर थी इस समय। एक बड़े भूभाग पर शासन होने से क्या होता है, व्यापार को, शिल्प को भी बढ़ावा मिल जाता है। आप कहीं भी आए जाएं, समस्या ज्यादा नहीं होगी, एक तरह की पॉलिसी होती है। राजनीतिक एकरूपता के कारण, सड़कों के निर्माण के कारण, सिक्कों के प्रचलन के कारण, विधि व्यवस्था बेहतर होने के कारण, पड़ोसी देशों से संबंध होने के कारण कहीं ना कहीं शहरों का विकास भी इस काल में पहले की तुलना में बेहतर हुआ, ये माना जाता है। समाज के बारे में लिख लें कुछ पॉइंट आप। मौर्ययुगीन समाज के बारे में लिखें आप। पहला पॉइंट, बुद्ध काल की तरह ही वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, जाति प्रथा, दास प्रथा, कौमा, आश्रम, संस्कार, गोत्र, महिलाओं की दशा इत्यादि का प्रचलन। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज करेंगे, कभी ऐसी नौबत आ गई तो, है ना। कुछ जो चीजें दिखाई पड़ती हैं और क्या क्या है, लिख लो आप यहां पे नोट करके कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। और
यह भी कहा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं है। यहां लिख लें, भारतीय समाज की समझ न होने के कारण उसने इस प्रकार का विचार सामने रखा। ठीक है, एक अतिरिक्त जानकारी है जो मतलब दार्शनिक हैं, शासक हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, सैनिक हैं, ऐसे करके मतलब उसमें तो उसे वर्ण व्यवस्था, चूंकि एक विदेशी है, जहाँ की वर्ण जाति प्रथा वगैरह के बारे में आइडिया नहीं था उसे, बाहर से आया हुआ था वो, जो उसे दिखा उसने कहा कि समाज में इतने तरह के लोग रहते हैं। कैसे हमने हड़प्पा में कह दिया था, आपको याद होगा, समाज में इन तरह के लोग रहते थे। दूसरा, वो कहता है दास प्रथा नहीं थी, जबकि दास प्रथा का प्रचलन था। यूनान में जहां से मतलब वो आया था, वहां दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी और अपने थोड़ा क्रूर रूप में थी। दासों को मतलब संपत्ति के तौर पे टॉर्चर वगैरह बहुत किया जाता था। यहां भी प्रचलन है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम उस तरह से सताए जाने का उल्लेख मिलता है, और उतनी संख्या नहीं थी जैसी संख्या वहां पे देखा गया है ना। नोट में ही अगला पॉइंट लिखें आप, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव के मकसद से, कि कौटिल्य ने यह कहा है कि शूद्र वर्ण को दास नहीं बनाया जा सकता, और उन्हें कृषि, पशुपालन एवं व्यापार से आजीविका चलाने का अधिकार है। पशुपालन एवं व्यापार से आजीविका चलाने का अधिकार है। ठीक है, आजीविका चलाने का अधिकार है, अर्थात वार्ता का अधिकार, इसको वार्ता कहा गया है। वार्ता का अधिकार, ये थोड़ा सा, ये शब्द काफी फेमस है, कई किताबों में मिल जाता है ये। कौटिल्य ने वार्ता किसको कहा है, तो भाई कृषि, पशुपालन और व्यापार से जो आजीविका, ये बताता है कि सामाजिक हैसियत अच्छी थी, कौटिल्य यदि कह रहा है तो, या परिस्थितियों के कारण सामाजिक हैसियत में बदलाव। अब खर्चे बढ़ गए हैं, आपको खेती की जरूरत है, तो लोग कहां से लाओगे आप? तो ऐसी नीति रही होगी जिसमें इन वर्ण के लोग भी खेती, पहले तो रोक दिया गया था खेती पशुपालन व्यापार से इनको मतलब, तो आर्थिक जरूरतों के कारण ये लोग खेती भी करते होंगे, इन वर्ण के लोग। समर्थन दे रहा है कौटिल्य यहां पे, बेहतर स्थिति के बारे में है या फिर परिस्थितियों के कारण इनकी दशा में बदलाव का यह संकेत। एक और लिख लें आप, नोट में ही लिखें आप कि मौर्य काल में महिलाओं का उल्लेख गुप्तचर, ज्योतिष, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड इत्यादि के रूप में मिलता है। ठीक है, ठीक है, इत्यादि के रूप में मिलता है।
बॉडी के, जैसे चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता था कि भाई महिलाएं अंगरक्षक होती थी उसकी, है ना, तो ये सब उल्लेख मिलता है। भिक्षुणी वगैरह तो हैं ही, उल्लेख मिलता है। लेकिन साथ ही कौटिल्य ने महिलाओं के तलाक संबंधी अधिकार का भी उल्लेख किया है। मतलब पहली बार प्राचीन भारतीय किसी किताब में महिलाओं के तलाक संबंधी अधिकार का उल्लेख, क्योंकि एक परिवर्तन के सेंस में कि महिलाओं को अधिकार देने की बात की जा रही है ना। कौटिल्य थोड़े रेशनल चिंतक के रूप में तो दिखाई पड़ ही रहे हैं बहुत हद तक, वो उस किताब में उल्लेख किया गया है। एक बार बहुत पहले यूपीएससी प्री में सवाल आया भी है जीएस में, 90s वगैरह में, मतलब आपके जन्म से पहले, मिड 90s वगैरह में कभी सवाल, ठीक है ना, है ना, तो कभी सवाल ये आया भी है। सिचुएशन बताएगा उसमें, जैसे मान लो पति कहीं चला गया हो व्यापार करने, ठीक है, और लौट के ही ना आया, ठीक है, और भी अलग अलग सिचुएशन 4-5 बताए गए हैं, ठीक है ना। तो बस इतना जानना है, पूछा भाई किस ने तलाक के अधिकार का समर्थन किया, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीटी में बहुत पहले। तो ऐसे उल्लेख मिलता है, जो छोटी मोटी किताब, मतलब महत्वपूर्ण किताबों में इसका उल्लेख मिल जाता है। और समाज में कुछ भी नया आपको नहीं जानना है, जो बुद्धकालीन समाज है वही है। ये जो बताया भी आपको ऑब्जेक्टिव के मकसद से बताया जाता है। मैंने आपको कभी कोई सवाल आ जाए तो आप इस तरह के सवाल होंगे, इसके बियॉन्ड होंगे तो छोड़ देंगे हम। तो राजनीति, स्रोत, अर्थव्यवस्था और समाज, अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है, मौर्यों का कला। लिखें आप जरा, मौर्य कला। मौर्य कला, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है मौर्य कला में? एक तो हमें पढ़ना है स्थापत्य, और एक हमें पढ़ना है मूर्ति कला। स्थापत्य में हमें क्या क्या देखना है? एक हमें देखना है मौर्यों के या अशोक के स्तंभ के बारे में, स्तूप की बात करेंगे हम इसमें। विहार एवं अन्य में राजभवन और पाटलिपुत्र शहर के बारे में एक छोटा सा उल्लेख करेंगे हम। स्थापत्य में हम बात करेंगे आपसे स्तंभ, स्तूप, विहार एवं अन्य, ठीक है। राजभवन, पाटलिपुत्र शहर की बात करेंगे हम, ठीक है। और मूर्ति कला में हम बात करेंगे आपसे राजकीय मूर्तियां और लोक कला, और लोक कला, ठीक है। जब हम कहते हैं ना मौर्य कला, तो एक तो डिवीजन आपका ये हो गया, जैसे आपसे पूछे मौर्यकालीन स्थापत्य, तो आप ये सारी बात बताओगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मूर्ति कला तो हम ये बताएंगे, मौर्य कला तो पूरा का पूरा बताएंगे हम। मैक्सिमम चीजें अशोक से संबंधित है, तो अशोक कालीन कला तब भी हम बताएंगे हम। और ये जो सारी चीजें हैं, ये सब भी राज्य के द्वारा बनाया गया है। ये सब भी राज्य निर्मित हैं, ठीक है। तो ये सब राज्य निर्मित है, ये भी राज्य निर्मित है।
तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि राजकीय कला, मौर्य कला जो है राजकीय कला, ठीक है, कभी ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं ना। तो स्ट्रक्चर से आप एक मेजर आइडिया आपके पास रहेगा कि हाँ क्या ध्यान रखना है मौर्य कला में, ठीक है। देखो एक बेसिक सी बात है, किसी भी काल में कला का कोई हिस्सा यदि वो विकसित होता है, आकार लेता है, तो कोई शक नहीं उसमें शासकों की रुचि, ठीक है, आर्थिक संसाधन, ठीक है, राज्य के पास संसाधन, कलाकार उस समय मौजूद हों, मूर्तिकार उस समय मौजूद हों, टेक्नीशियन उस समय समाज में मौजूद हों, लोगों की अभिरुचि, धर्म, किसी भी काल में जब हम पढ़ते हैं तो धर्म एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, ठीक है। किसी भी काल में कला का विकास यदि हो रहा है तो राज्य की शासक की अभिरुचि, संसाधन, राजनीतिक स्थिरता, तकनीक वगैरह की उपलब्धता, धर्म, लोगों की रुचि, ये सब फैक्टर मिलकर के किसी भी काल में कला का कोई भी पक्ष हो, चित्रकला, मूर्तिकला, यदि विकास हुआ, इंट्रोडक्शन आपको देना हो आप, तो आप उसको इंट्रोड्यूस इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। तभी संभव भी होता। आप भी बहुत अच्छा मकान कब बनाएंगे? जब आपके पास खूब पैसा हो। पर पैसे होने से तो नहीं होगा ना, आपकी रुचि भी होनी चाहिए। हो सकता है आप पैसा हो, आप कुछ और चीजों में मतलब इंटरेस्ट हो आपका, समाज कल्याण में आप पैसे खर्च कर रहे हो, घूमने में खर्च कर रहे हो, ठीक है। अब पैसा है, आपने मकान बनाया तो उसके साज सज्जा पे बहुत ध्यान देंगे आप, रुचि है तब तो संसाधन होने चाहिए और फिर इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब फैक्टर किसी भी काल में काम करता है। अब लिखें आप जरा मौर्य कला के स्ट्रक्चर में, लिखें आप पहला स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में लिखें स्तंभ के बारे में, स्तंभ, पिलर के बारे में लिखें आप। स्तंभ के बारे में लिखें आप कि लिखे कि मौर्य काल में विभिन्न स्थलों से बड़ी संख्या में स्तंभों के साक्ष्य मिलते हैं। बड़ी संख्या में स्तंभों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मिलते हैं, जैसे लिख लें आप सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, प्रयागराज इत्यादि, ठीक है। अगला लिखें दो प्रकार के स्तंभ, दो प्रकार के स्तंभ लिखें, एक स्वतंत्र स्तंभ, स्वतंत्र स्तंभ एवं दूसरा स्मारक स्तंभ, मॉन्यूमेंट पिलर, स्मारक स्तंभ, ठीक है। देखिए कलात्मक दृष्टिकोण से, इसे में लिखें कलात्मक दृष्टिकोण से स्वतंत्र स्तंभ का अत्यधिक महत्व है। स्वतंत्र स्तंभ का अत्यधिक महत्व है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया जैसे इंडिपेंडेंट कहीं पर स्तंभ खड़ा हो, पिलर हो, ठीक, उसका महत्व ज्यादा है। लिखें विशेषताएं, विशेषताएं लिख लीजिए आप।
लिखें, एकास्मक पत्थर से निर्मित, एकास्मक पत्थर से निर्मित कॉमा देखिए, लिखें आप इसमें 40 से 50 फीट लंबा ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, स्तंभों पर चमकीली पॉलिश, स्तंभों पर चमकीली पॉलिश। लिखें नेक्स्ट, शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां, शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां, ठीक है, पशुओं की मूर्तियां इत्यादि कर दीजिए आप। एक इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी जरा इसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर है। जैसे ये मान लो मोटे तौर पे ये मौर्यकालीन स्तंभ है, ठीक है। ये जो भी हमने बताया आपको ना, ये वाला हिस्सा ये पूरा गोलाई में बना हुआ है, ये गोलाकार है, ठीक है। और ये एकास्मक है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो है एकास्मक है। जैसे हमने कहा भी आपको 40 से 50 फीट, सोचो ना, एक ही पत्थर से बना हुआ 40 से 50 फीट, कई टन का है। कहा जाता है ये जो सारे पत्थर हैं, चुनार पड़ता है उत्तर प्रदेश में एक जगह, ठीक है, चुनार से सारे पत्थर जो हैं या वहीं पे इसका निर्माण हुआ होगा और फिर उसको अलग अलग हिस्सों में अशोक ने स्थापित किया होगा। चुनार के बलुआ पत्थर का उल्लेख होता है। एक तो एकास्मक पत्थर से बना हुआ है, हमने कहा इस पर चमकीली पॉलिश है, ठीक है। जो शीर्ष वाला हिस्सा है इसी को चौकी कहते हैं। इसको अलग से जोड़ा गया है, जैसे एक पूरा पिलर बना दिया गया, पिलर के ऊपर एक अलग से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहां पर इस वाले हिस्से में पशु की मूर्ति है, ठीक है। और यहां पर एक उल्टे कमल की आकृति है, आवंगमुखी कमल, उल्टे कमल की आकृति है, ठीक है। और इसके लिए अलग से बेस नहीं है, मतलब मिट्टी में उसे रखा गया है, अंदर ले जाया गया, अलग से कोई वहां पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया उसको खड़ा करने के लिए, ठीक है, अलग से बेस नहीं है। और आधार पर मयूर की आकृति है, मोर की आकृति भी है, आधार पर मोर की आकृति भी है, ठीक है। मोर के बारे में कहा जाता है ये मौर्यों का राजकीय चिन्ह रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया ना विशेषताएं, तो क्या क्या बात उसमें है, तो भाई एकास्मक पत्थर और ये सारी बातें आप उसमें जैसे इत्यादि का और भी कुछ कुछ बातों को आप लिख सकते हैं। स्थापत्य कला में हमने 3 चीजों को कहा था, ध्यान रखिएगा आप। एविडेंस कहां से मिलते हैं, जैसे हमने बताया देखो यहां से मिलते हैं इत्यादि। कलात्मक विशेषताएं उसकी, ठीक है।
और उसका महत्व। याद होगा आपको जब हम हड़प्पा स्थापत्य के बारे में आपको बता रहे थे तो हमने कहा था इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। दोबारा से मैं आपको याद दिला रहा हूं, किसी भी काल का स्थापत्य पढ़े तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। कहां से एविडेंस मिल रहा है, वो ऑब्जेक्टिव में हेल्प करता है। उसकी विशेषताएं क्या हैं? लाल किला है, दिल्ली से मिला है लाल किला, बता दिया दिल्ली में है लाल किला, ठीक है। विशेषताएं क्या है? तो भाई लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, विशाल प्रवेश द्वार हैं, बुर्ज बने हुए हैं, अलग अलग उद्देश्यों से भवन। जो देखा सो कह दिया, उसके लिए ना बहुत सर नहीं खपाने की विशेषता में कितना फिट लंबा है वो सब याद वाद नहीं रहता है। जो दिख रहा है, क्लासरूम दिख रहा है तो क्लासरूम के बारे में बता दिया, चौकोर बना हुआ है, स्तंभों का सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। ये सब फायर उसके अग्नि से सुरक्षा के लिए बना हुआ है, बीम दिए गए हैं, दीवारों पे सादगी है, कोई अलंकरण नहीं है, ठीक है। फर्श पे मार्बल। कहने का मतलब जो दिखा सो हमने, कॉन्फिडेंट रहना है आपको इस तरह से। जैसे एक बार तो 2 बार मान लो पढ़ रहे हैं, बट जरूरी क्या होता है उससे ऊपर का फॉर्मूला कि हम कभी कुछ मिस भी कर जाए। अच्छा स्थापत्य में होता क्या, यही तो बातें होती है 1 2 3। कभी आपने कुछ देखा भी, मान लो वैसे पिक्चर गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, या कभी आप देख भी रहे हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 3 ही बात है। आंसर लिखने में यही 3 हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो फीचर हमने बता दिया आपको यहां पे, है ना, कि भाई ये सब इसके फीचर हैं। अब महत्व की बात होती है तो देखो, अशोक के जो स्तंभ लेख अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, श्रृंखलाबद्ध, गैर श्रृंखलाबद्ध, स्मारक स्तंभ, उससे इतनी सारी जानकारी मिलती है। जैसे हम कहें महत्व क्या है, लिखें आप महत्व। लिखें अशोक के साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, उसका धार्मिक विश्वास,